नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल बड़ी लर्नर में। मैं हूं संजय और आज हम जानेंगे करंट अफेयर्स यानी कि 2 नवंबर की जो करंट अफेयर्स है उनके बारे में जानेंगे। टॉपिक 1, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में। पोक्सो का उद्देश्य किशोरों के रोमांटिक संबंध का अपराध बनाना नहीं है। हाई कोर्ट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर को कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो POCSO 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य किशोरों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों का अपराध बनाना नहीं था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि अक्सर देखने को मिल रहा है कि इस अधिनियम का प्रयोग लोग शोषण के उपकरण के रूप में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शोषण के उपकरण के रूप में कर रहे हैं। पोक्सो अधिनियम के बारे में। पोक्सो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पोक्सो का संक्षिप्त नाम है। पोक्सो अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ, जो वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत में अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया था। इसे बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। यह अधिनियम बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए हर चरण को ज़्यादा महत्व देते हुए बच्चे के श्रेष्ठ हितों का कल्याण का सम्मान करता है। पोक्सो अधिनियम में ये सारी चीज़ें बताई गई है। इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी कि इसके अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी कि वुमेन और मैन को, यानी कि गर्ल और बॉय को सेम समझा जाता है इसमें। बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बच्चों के यौन शोषण के मामले में मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान करने की दिशा में वर्ष 2019 में अधिनियम की समीक्षा तथा इसमें संशोधन किया गया था। यानी कि इसके अंदर कठिन से कठिन सजा दी गई है अगर बच्चों के साथ अगर कोई यौन शोषण होता है तो। टॉपिक 2, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। ईडी ने जेट एयरवेज के संस्थापक के खिलाफ आरोप पत्र किया दाखिल। यानी कि ईडी के जेट एयरवेज के संस्थापक के खिलाफ क्या किया गया था? आरोप पत्र दाखिल किया गया है। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने 31 अक्टूबर को कैनरा बैंक में 538 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के कथित मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और 5 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। श्री गोयल को ईडी ने 1 सितंबर को धन शोषण निवारण अधिनियम PMLA के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और यहां आर्थर रोड जेल में बंद है। धन शोषण निवारण अधिनियम यानी कि धन शोषण निवारण अधिनियम क्या है? यह मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढांचे का आधार है। इस अधिनियम में प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, RBI सहित म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं। प्रवर्तन निर्देशालय भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी है। प्रकार एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नेतृत्व प्रवर्तन निर्देशक द्वारा, यानी कि इसका नेतृत्व कौन करता है? प्रवर्तन निर्देशक द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। कार्य मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करना। अधीन कार्य वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत ये कार्यालय यानी कि यह विभाग आता है। टॉपिक 3, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी के कारण सेंसेक्स निफ्टी में आई गिरावट। विदेशी फंडों की निरंतर निकासी के बीच बैंकिंग, वित्तीय और धातु स्टॉक में कमजोरी के कारण 1 नवंबर को शुरुआती कारोबार में इक्विटी बेंचमार्क सूचकांकों में गिरावट आई है। 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 193.99 अंक गिरकर 63680.94 पर आ गया है। निफ्टी 47 अंक फिसलकर 19,4032.6 पर आ गया है। विदेशी पूंजी निवेश। जब कोई विदेशी कंपनी भारत की किसी कंपनी में पूंजी निवेश करती है तो उसे विदेशी पूंजी निवेश कहा जाता है। विदेशी पूंजी निवेश 3 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एक सरकार से दूसरी सरकार का ऋण, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ऋण। सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का बेंचमार्क इंडेक्स है, इसलिए इसे BSE सेंसेक्स भी कहा जाता है। सेंसेक्स शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स को मिलाकर बना है। इसे सबसे पहले वर्ष 1986 में अपनाया गया था और यह 13 अलग अलग सेक्टर की 30 कंपनियों के शेयरों में होने वाले उतार चढ़ाव यानी इंडेक्स को दिखाता है।
इन शेयरों में बदलाव से सेंसेक्स में उतार चढ़ाव आता है। सेंसेक्स का कैलकुलेशन फ्री फ्लोट मेथड से किया जाता है। निफ्टी 50 के बारे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी एक प्रमुख मार्केट इंडिकेटर है। निफ्टी शब्द नेशनल और 50 को मिलाकर बना है। नाम के अनुरूप इस इंडेक्स में 14 सेक्टर की 50 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। इसे 1996 में लॉन्च किया गया था और इसकी गणना फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर की जाती है। टॉपिक 4 अर्थव्यवस्था इकोनॉमी यानी कि भारत में चीनी उत्पादन में 8% की गिरावट की आशंका। ISMA इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, ISMA इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने 31 अक्टूबर को कहा कि भारत का चीनी उत्पादन 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2023-24 में 8% गिरकर 33.7 मिलियन मीट्रिक टन होने की संभावना है, क्योंकि प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र में कम वर्षा हुई है। भारत में चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति। चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है जो लगभग 50 मिलियन गन्ना किसानों और चीनी मिलों से सीधे कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों की ग्रामीण आजीविका प्रभावित करता है। वर्ष 2021-22 अक्टूबर-सितंबर में भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता तथा विश्व के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। गन्ने की वृद्धि के लिए भौगोलिक स्थितियाँ। तापमान गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य है। वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मृदा का प्रकार गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी यानी कि दोमट मृदा होनी चाहिए गन्ने के उपज के लिए। शीर्ष गन्ना उत्पादन राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। टॉपिक 5 पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाईकोर्ट ने मुंबई में बिगड़ती हवा का स्वतंत्र संज्ञान लिया। मुंबई में बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI पर चिंता व्यक्त करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर को इस मुद्दे पर स्वयं ज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, बृहन्मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा है कि मौजूदा कानूनों के तहत प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्या उपाय किए गए हैं। न्यायालय में बृहन्मुंबई नगर निगम BMC, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड MPBC और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB से इस मुद्दे को कम करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध करके जवाब देने को कहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक संवैधानिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया था। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां व कार्य सौंपे गए। यह बोर्ड पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत वर्णित किया गया है। टॉपिक 6 रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस से जो रक्षा करंट अफेयर्स हैं। भारतीय नौसेना द्वारा गुजरात में 25T बोलार्ड पुल टंग महाबली का अनावरण किया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा गुजरात में भरूच में मेसर्स सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड में महाबली नामक जहाज 25T बोलार्ड पुल टंग का अनावरण किया गया था। महाबली नौसेना की परिचालन दक्षता को बढ़ाने, टोइंग, बर्थिंग और बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये वृद्धि आधुनिकीकरण के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता और देश में समुद्री हितों की सुरक्षित रखने में इसकी भूमिका को रेखांकित करती है। नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए उन्नत तकनीक में निवेश जारी रखे हुए है। भारतीय नौसेना सक्रिय 26 जनवरी 1950 से प्रकार नौसेना भूमिका नौसैनिक युद्ध बल प्रशिक्षण सीलिफ्ट परमाणु निरोध आदर्श वाक्य सह नो वरुण जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे।
नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान नौसेना अध्यक्ष आर हरिकुमार हैं। टॉपिक 7 पुरस्कार यानी कि अवार्ड्स किनको मिले हैं हाल ही में। नंदिनी दास ने 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार जीता है। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है। संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। भारतीय मूल के 2 लेखिकाओं नंदिनी दास और क्रिस मंजपरा को वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के लिए चुना गया है। नंदिनी दास की पुस्तक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर 1600 के दशक की शुरुआत में इंग्लैंड से भारत तक के राजनीतिक मिशन पर नई दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। मंजपरा की ब्लैक घोस्ट ऑफ एम्पायर द लॉन्ग डेथ ऑफ स्लेवरी एंड द फेल्योर ऑफ इमिनिसिपेशन 19वीं सदी में ही गुलामी के उन्मूलन के बाद मुक्ति के झूठे वादे की जांच करती है। 31 अक्टूबर को घोषित होने वाले विजेता को जीपीबी 25,000 मिलने वाले हैं। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नॉन फिक्शन पुरस्कार जिसका मूल्य जीपीबी 25,000 है विश्व संस्कृतियों की जनता की समझ और उनसे अंतर संबंध में उत्कृष्ट योगदान की मान्यता देता है। टॉपिक 8 पुरस्कार अवार्ड। नीता अंबानी को मिला USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होम USISPF ने रिलायंस फाउंडेशन को चेयरपर्सन नीता अंबानी को चैरिटी ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 2023 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। वह एक व्यवसायी महिला है। उन्होंने शिक्षा कला और स्वास्थ्य सेवा में रिलायंस फाउंडेशन की पहल के माध्यम से भारत में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। रिलायंस फाउंडेशन भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट प्रकार गैर लाभकारी संगठन है। स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। संस्थापक नीता अंबानी मुकेश अंबानी है। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। फाउंडेशन का उद्देश्य भारत में सतत विकास को बढ़ावा देना है। टॉपिक 9 राज्य विशेष टेस्ट स्पेशल। उत्तराखंड में भारत में हगर प्रोजेक्ट का नॉर्वे का समर्थन यानी कि उत्तराखंड में जो भारत में हगर प्रोजेक्ट है उसको क्या मिला है, नॉर्वे का समर्थन मिला है। हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए नॉर्वे ने एक महत्वपूर्ण पहल आरंभ की है। भारत के हंगर प्रोजेक्ट के माध्यम से उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए नॉर्वे सितंबर 2026 तक 3 वर्षों में 44.7 मिलियन आवंटित करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला नेतृत्व को मजबूत करना ताकि वे वनों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और रणनीतियाँ अपना सके। हाल ही में इसका उद्देश्य टिकाऊ जीवन और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है और वन पंचायतों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों विशेषकर महिलाओं के साथ सहयोग करना भी है। उत्तराखंड राजधानी इसकी क्या है, देहरादून। मुख्यमंत्री क्या है, कौन है, पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर गुरमीत सिंह हैं।